आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे भू आकृति विज्ञान का अर्थ और परिभाषा। और इसके बाद इसमें हम बात करेंगे विषय क्षेत्र की और उच्चावच। और इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। और जो लोग नए हों चैनल पर वह सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, हमारे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं ये। इस नोट्स की आपको जो है काफ़ी इसमें नोट्स के माध्यम से सहायता मिलेगी परीक्षाओं में, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने लगे हुए हों। तो देखिए, इसमें लिखा है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान को इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें दे रखा है भू आकृति विज्ञान एक सजीव तथा व्यापक विषय है जिसके अंतर्गत स्थल मंडल के दृश्य भागों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो भू आकृति विज्ञान विषय है यह एक सजीव और एक व्यापक विषय है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्थल खंड में परिवर्तन होते रहते हैं समय के अनुसार। और इसी के अंतर्गत हम जो हैं भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत प्लेट विवर्तनिकी और ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया आदि सभी का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट है, वास्तव में इस विज्ञान यानी कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत स्थल रूपों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी आधार पर प्रायः यह कहा जाता है कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है। ये इसकी एक परिभाषा है, यानी कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान माना जाता है। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है, भू आकृति विज्ञान अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी का विन्यास ग्रीक भाषा के यानी कि जियो यानी कि इसका मतलब होता है पृथ्वी, और इसके बाद है मॉर्फी जिसका मतलब होता है रूप, और लोजोस का मतलब होता है वर्णन, यानी कि इसका वर्णन करना। यानी कि जो पृथ्वी पे जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं उनका वर्णन किया जाता है भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। और इसके बाद पॉइंट है, भू आकृति विज्ञान न केवल स्थल रूपों का अध्ययन करता है अपितु भूपटल के विभिन्न रूपों का भी अध्ययन करता है। यानी कि धरातल पर जो स्थल रूप हैं उनका अध्ययन तो करते हैं हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत, लेकिन जो भूपटल है इस पे जो बनने वाले रूप हैं, जैसे पवन से बनने वाले रूप, हिमानी और समुद्र से बनने वाली स्थलाकृतियाँ आदि सभी का अध्ययन करते हैं हम। इसके बाद इसमें दे रखा है, भू आकृति विज्ञान वह विज्ञान है जो कि स्थल खंड के विभिन्न उच्चावचों का अध्ययन करता है। यानी कि स्थल मंडल के विभिन्न उच्चावचों का अध्ययन करता है भू आकृति विज्ञान। और इसमें लिखा है बर्सेस्टर के अनुसार इसमें परिभाषा दे रखी है भू आकृति विज्ञान की। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है। यानी कि भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत जो रिलीफ हैं यानी कि उच्चावच, उसका डिस्क्राइब करते हैं हम उन सभी बातों का। इसके बाद अगली डेफिनेशन है थॉर्नबरी के अनुसार। थॉर्नबरी जो है काफ़ी एक्सपर्ट भू आकृति विज्ञान वेत्ता थे। तो इन्होंने क्या कहा है, भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, परंतु इसमें अंतः सागरीय स्थल रूपों यानी कि सबमरीन फॉर्म्स का भी अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो धरातल पर बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं उसका अध्ययन तो करते हैं हम, लेकिन जो समुद्र के अंदर यानी कि सबमरीन फॉर्म्स हैं उन सभी का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है, स्टॉलर के अनुसार भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित और क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है।
तथा यह भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग है। यानी कि भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत स्थल रूपों की उत्पत्ति और उनका व्यवस्थित और क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की व्याख्या करता है और यह भौतिक भूगोल का एक अभिन्न अंग माना गया है। देखिए इसके बाद एक परिभाषा है भूआकृति विज्ञान की। A.L. ब्लूम के अनुसार भूआकृति विज्ञान स्थलाकृति तथा उन्हें परिवर्तन करने वाले प्रक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन एवं विश्लेषण करता है। तो सभी ने अपनी डेफिनेशन दी है भूआकृति विज्ञान के संबंध में। तो काफ़ी चीज़ें इसमें कॉमन हैं जो बात कर रहे हैं। भू आकृतिक यानी कि जो एक्सपर्ट हैं भूआकृति विज्ञान स्थलाकृतियों का, उसमें परिवर्तन होने वाले प्रक्रम और क्रमबद्ध वर्णन और उनका विश्लेषण इसमें किया जाता है। तो सभी की परिभाषा में कुछ ना कुछ बातें कॉमन हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें सभी जो हैं संबंधित हैं स्थल रूपों से। तो देखिए इसके बाद हम बात करेंगे भूआकृति विज्ञान का विषय क्षेत्र यानी कि उसका स्कोप कैसा है भूआकृति विज्ञान का। इसमें दे रखा है भूआकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र का संगठन 3 आधारों पर किया जा सकता है। यानी कि जो इसका विषय क्षेत्र है, स्कोप है भूआकृति विज्ञान का, यह 3 आधारों पर इसको बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट है इसमें? नंबर 1 उच्चावचों के आयाम यानी कि उसके विस्तार और एवं मापक यानी कि उच्चावच जो है उसके आयाम और मापक का इसमें स्कोप के अंतर्गत फर्स्ट इसमें पार्ट में बांटा गया है। सेकंड पार्ट है स्थल रूपों को निर्मित करने वाले भूआकृति प्रक्रम यानी कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस। नंबर 3 है भूआकृतिक अध्ययन के उपागम। तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है भूआकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र को। और इसी के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते हैं आगे भूआकृति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक सुनिश्चित है। इसमें दे रखा है अध्ययन क्षेत्र कैसा है? अत्यधिक सुनिश्चित है। पृथ्वी की स्थलीय सतह का उल्लेख ही इसका प्रमुख विषय है। अधिक स्पष्टता के लिए कहा जा सकता है कि भूआकृति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय पृथ्वी के उच्चावचों का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी कि जो पृथ्वी के उच्चावच हैं उसका जो है सिस्टमेटिक जो है इसमें अध्ययन करते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न उच्चावचों की उत्पत्ति, विकास तथा वर्तमान रूप का ब्यौरेवार विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि उच्चावचों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उसका विकास किस प्रकार हुआ और वर्तमान में उसका दृश्य किस प्रकार का है, तो इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं हम यानी कि भू आकृति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद देखिए इसमें दे रखा है भू आकृति विज्ञान भूगोल का एक अभिन्न अंग है तथापि इसका आरंभ भूगर्भ शास्त्र यानी कि भौमिकीय, इसे कहते हैं इंग्लिश में जियोलॉजी, से ही आता है। तो कहने का मतलब है जियोलॉजी का संबंध है भूआकृति विज्ञान से। इसी आधार पर भूआकृति विज्ञान को कभी कभी भूगर्भ शास्त्र का एक अंग माना जाता है। यानी कि भूआकृति विज्ञान को कभी कभी भूगर्भ शास्त्र का एक अंग माना जाता है। तो इस संबंध में थॉर्नबरी ने अपनी परिभाषा दी है भूआकृति विज्ञान मुख्य रूप से भूगर्भ शास्त्र है। यानी कि भूआकृति विज्ञान मुख्य रूप से भूगर्भ शास्त्र है। इसके बाद इसमें दे रखा है भूआकृति विज्ञान का संबंध भूगर्भ शास्त्र के केवल उस अंग से है जो भूपटल की सतह की संरचना से संबंधित है।
वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो ये आपकी जो वीडियो है ये एमए, बीए और नेट, जीआईसी आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसमें दे रखा है स्थल रूपों के स्वभाव को समझने के लिए कभी कभी सैद्धांतिक भूगर्भ शास्त्र का भी अध्ययन आवश्यक हो जाता है। इसमें दे रखा है उदाहरण के लिए पर्वत निर्माण की क्रिया का पृथ्वी के आंतरिक भाग से गहरा संबंध है। यानी कि आप जानते हैं कि माउंटेन निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका पूरा जो प्रोसेस है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग से गहरा संबंध रखता है। इसलिए पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानना भी अनिवार्य होता है। जब तो इसमें जो है भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत हम जो पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी अध्ययन करते हैं और इस संरचना के अंतर्गत क्रस्ट, मेंटल कोर और स्वेस के अनुसार सियाल सीमा निफी के बारे में स्टडी करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें भूपटल पर स्थल रूपों का विकास आंतरिक और बाह्य बलों द्वारा होता है। आंतरिक बलों में पटल विरूपणी बल तथा आकस्मिक बल, यानी कि आकस्मिक बल में क्या आता है ज्वालामुखी तथा भूकंप महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके बाद है स्थल मंडल की सतह पर ऊर्ध्वाधर स्थलीय विषमताओं यानी कि वर्टिकल यानी कि विषमताओं को उच्चावच की संज्ञा दी जाती है। और यदि उच्चावच विशाल पर्वतों के रूप में ऊंचे हो सकते हैं तो पहाड़ियों या टीलों के रूप में कम ऊंचे या घाटियों के रूप में गहरे भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है उच्चावच का मतलब ये सीधा ये नहीं है पर्वत पठार, लेकिन जो घाटियाँ होती हैं जो निचले भाग हैं धरातल पर वो सभी उच्चावच के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। देखिए इसके बाद इसमें टॉपिक है आपका भूआकृति विज्ञान के उच्चावच रिलीफ। विस्तार एवं आकार की दृष्टि से भूपटल के उच्चावच को 3 बृहद श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यानी कि उच्चावच को कितने भागों में बांटा गया 3। प्रथम है प्रथम श्रेणी के उच्चावच यानी कि रिलीफ फीचर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर को शामिल किया जाता है। ग्लोब के 70.8% भाग पर यानी कि जलमंडल, ठीक है, जलमंडल जिसके अंतर्गत सागर और महासागर को शामिल किया जाता है तथा 29.2% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार है। यानी कि जलमंडल कितने भाग पर है 70.8% और 29.2% भाग पर स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। महाद्वीप और महासागर को भूतल के आरंभिक उच्चावच के नाम से भी अभिहित किया जाता है। यानी कि जो महाद्वीप और महासागर के जो हैं भूतल के प्रारंभिक उच्चावच यानी कि प्रारंभिक उच्चावच के नाम से इसे जानते हैं। नंबर 2 है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच यानी कि रिलीफ फीचर ऑफ द सेकंड ऑर्डर। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान तथा झीलों को शामिल किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान और झीलों को शामिल किया जाता है। इन्हें संरचनात्मक स्थल रूप यानी कि इन्हें संरचनात्मक स्थल रूप के नाम से जाना जाता है। इन उच्चावचों का निर्माण मुख्य रूप से पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर होता है। यानी कि ये जो उच्चावच बनते हैं पर्वत, पठार, मैदान और झीलें, ये सभी जो है प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच हैं उन सभी पर इनका निर्माण होता है। पॉइंट नंबर 3 है यानी कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच
रिलीफ फ्यूचर ऑफ द थर्ड ऑर्डर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर निर्मित तथा विकसित स्थल रूपों को तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यानी कि जो उच्चावचों का निर्माण द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों पर होता है वो तृतीय श्रेणी के कहने का मतलब यह है जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं उस पर जो उच्चावच या रूप बनेंगे, स्थल रूप का निर्माण होगा, वो सभी तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा निर्मित स्थल रूपों को विनाशात्मक स्थल रूप, ये ध्यान रखें आप, विनाशात्मक स्थल रूप के नाम से जानते हैं या कहते हैं। इन बलों द्वारा बहता हुआ जल यानी कि नदी, पवन, हिमानी तथा सागरीय तरंग अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है नदी से बनने वाली स्थल रूप, पवन से, हिमानी से, सागरीय तरंग से जो स्थल रूप का निर्माण होता है वो सभी तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप तीन तरह के होते हैं। नंबर 1 है इसमें अपरदनात्मक स्थल रूप, घाटियाँ बनती हैं, इससे कैनियन का निर्माण होता है, गॉर्ज बनते हैं, प्रपात बनते हैं, सोपान आदि। ध्यान रखना आप, अपरदनात्मक स्थल रूप जो हैं किसके हैं? नदी द्वारा निर्मित, घाटियाँ, कैनियन, गॉर्ज, प्रपात और सोपान। इसके बाद अगला पॉइंट है नंबर 2 अवशिष्ट स्थल रूप यानी कि रेजिडुअल लैंडफॉर्म्स, चोटियाँ, मोनाडनॉक इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नंबर 3 है निक्षेपात्मक यानी कि निक्षेप द्वारा बनने वाले स्थल रूप, इसके अंतर्गत जलोढ़, प्राकृतिक तटबंध, बाण का मैदान, डेल्टा आदि ये सभी निक्षेप के द्वारा बने हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल बताया था, नदी द्वारा स्थल रूप के 3 कैटेगरी है। इसी प्रकार हिमानी, पवन और सागरीय तरंग से बनने वाले रूप को भी इन्हीं कैटेगरी में बांटा जाता है 3 रूप में। लेकिन उनके बनने वाली जो प्रोसेस होते हैं, जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसका हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे पूरे विस्तार से। और इसमें हम लिख रखा है लास्ट में, इसी प्रकार हिमानी, पवन, सागरीय तरंगों से स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो ये सभी थे तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।